नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पेट की एग्जाम की दृष्टि से इकोनॉमिक के सिलेबस में आपके योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं को मेंशन किया गया है। उसी को देखते हुए आज के सेशन में हम योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना पर बात करते हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में भारत की थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानते रहिए, दुनिया में दो तरीके की अर्थव्यवस्था काम करती है। एक अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था है साम्राज्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्राज्यवादी या इसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप जानते रहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। सरकार का नियंत्रण नहीं होता है किस पर? लोगों पर। और दूसरी चीज ये क्या है कि बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाजार पर भी कोई नियंत्रण नहीं। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, जिनके पास पूंजी ज्यादा होती है, जिनके पास पूंजी ज्यादा है वे पूंजी अपना स्वयं लगा सकते हैं। इससे एक चीज निकल करके आता है कि गरीब और गरीब हो जाता है, यानी गरीब की श्रेणी में रहेगा और अमीर अमीर की ही श्रेणी में बना रहे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का कार्य किसने किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो बड़े देश आए थे, आप जानते हैं, एक आपका अमेरिका और दूसरा आपका रूस। तो रूस और अमेरिका दो बड़े देश थे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का कार्य सर्वप्रथम जो है अमेरिका ने किया था। तो आपके अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप जानते रहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का लोगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण नियंत्रण किसका? सरकार का। तो जब पूर्ण नियंत्रण होता है तो इसमें क्या होता है? लोगों का, लोग काम करते हैं और सरकार उनको पैसा देती है। तो लोग काम करने का मतलब होता है कि लोगों का एक ही कार्य है कि भाई सरकार कहती है कि आप ऐसा करिए, कि आप कार्य करिए, जो कार्य मैं आपको सौंपूं आपको समान रूप से पैसे दिए जाएंगे, उसमें भेदभाव नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, इसमें एक चीज निकल करके आती है समानता। समानता की भावना दिखती है। बाजार व्यवस्था पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका होता है? तो बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का होता है। जो भी रेट तय करेगी वो सरकार रेट तय करती है, कोई व्यापारी इस पे रेट नहीं तय करेगा। इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच जो पैसा होता है वो सबका समान रूप से बंटवारा किया जाता है। तो अमीर और गरीब का कोई बहुत विशेष इसमें अंतर नहीं होता। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब अगर है तो उसके, क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण तो होता नहीं, तो बाजार में कितना दाम बढ़ाना है, कितना दाम घटाना है, ये सारा कार्य व्यापारी वर्ग कर लेते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में या साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था को लागू करने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? रसिया ने किया था। तो भारत के पास मुद्दा यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय भारत के पास समस्या थी कि भारत में अर्थव्यवस्था को अपनाया कैसे जाए। तो उधर रसिया ने मांग किया कि आप हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाइए, इधर अमेरिका ने ऑफर दिया। तो भारत में अब क्योंकि इतने साल से गुलामी थी, उस गुलामी को देखे थे लोग, तो ये संकट था कि पता नहीं कि आज के समय में अभी गुलामी से उतर करके आए हैं और तुरंत पता लगा कि कोई फिर से नियंत्रण कर ले, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी प्रक्रियाएं देखी गई थी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया
एक नया रास्ता खोजा। वो रास्ता कैसा था? उन्होंने कहा भाई ना मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाऊंगा, ना मैं समाजवादी या साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाऊंगा, मैं एक अर्थव्यवस्था को अपनाता हूं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम एक अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी भी शामिल हुए और समाजवादी भी शामिल हुए। अब समस्या आई कि भारत के पास तो ऐसी कोई मार्केट थी भी नहीं कि जिससे आपका क्या हो, क्योंकि देश इतने सालों तक गुलाम रहा। उस गुलामी के कारण भारत के सारे संसाधन नष्ट हो चुके थे। भारत के पास तो एक ही चीजें बचती थी, वो है क्या? कृषि, क्योंकि भारत के पास बचा था केवल खेत। तो बात आई कि भाई कोई अगर प्लान करेंगे तो वो प्लान को सही है या नहीं, वाद विवाद करने के लिए कोई होना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ कि चर्चा चलने लगी किसके बारे में कि एक संगठन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। उस संगठन के लिए 1949 से ही इसकी चर्चा कर। वैसे तो योजना आयोग की चर्चा पहली बार 1938 के अधिवेशन से ही मिलती है। इस संगठन से ये कार्य करने के लिए कि भारत सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। भारत सरकार के सहयोग में कार्य करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो इस संगठन की आवश्यकता के कारण पहली बार 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक आयोग की स्थापना किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? योजना आयोग। हम आपको ज्यादा कुछ इधर नहीं, डायरेक्टली आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही चीज मेंशन किया गया, वो क्या है? योजना आयोग। तो आप जानते रहिए कि योजना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो योजना आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि भारत सरकार को सलाहकार के रूप में कोई न कोई संगठन चाहिए था। तो आइए हम लोग थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है और योजना आयोग किस तरीके से भारत सरकार की हेल्प करता है। तो योजना आयोग के बारे में जानते हैं। आपको मैंने स्थापना पहले भी बता दिया, 15 मार्च 1950 स्थापना, 15 मार्च 1950। आपसे डेट पूछे जाएंगे, अगर पूछता है तो डायरेक्टली आप बताइए 15 मार्च 1950। तो बात यह है कि योजना आयोग एक संस्था बनी है। तो कैसी संस्था होगी? तो इसे कहा गया कि संविधान से बाहर रखा जाएगा, इसीलिए एक ऐसी संस्था है। तो ये कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक के साथ साथ ये गैर वैधानिक भी। समझते हैं क्या है गैर संवैधानिक और क्या गैर वैधानिक? समझिए, गैर संवैधानिक का मतलब जो संविधान के अंदर इसकी बातें ना कि संविधान के बाहर इसको रखा गया हो। गैर वैधानिक होने का मतलब जिसमें विधि लागू ना होती। क्योंकि ये जो है योजना आयोग कार्य क्या करता है? तो आप जानते रहिए इसका कार्य होता है कि केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिमंडलों को सलाह देना, राज्यों के मंत्रिमंडल को सलाह देना। ये केवल और केवल सरकार जो चलती है, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसीलिए इसको गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक के रूप में रखा गया। बात हुई तो केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडल ने आपस में संपर्क किया कि जो भी हमारी आपसी बातें होंगी, यानी ये जो आयोग जो भी कहेगा उसकी बातों को क्या रखा जाएगा? पब्लिक नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज, उनकी बातों में मतभेद नहीं होगा। अगर कोई वो बात बोलता भी है तो उसको हमको एक्सेप्ट करे या ना करे वो अलग की चीज है, लेकिन उसके मतभेद इसकी स्थिति में ना हो कि कोई वहां पे विधि लागू हो, इसीलिए इसको क्या किया गया? गैर वैधानिक रखा गया। अब बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग के बारे में आप जानते रहिए, इसका जो अध्यक्ष होता है,
अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, और पहले अध्यक्ष आप जानते हैं पहला पीएम तो जवाहरलाल नेहरू। और इसमें आप जानते रहिए कि 3 अस्थायी सदस्य होते हैं, एक सचिव के रूप में काम करता है और 3 आपके क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य भी इसमें होते हैं। 3 अस्थायी एवं 3 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अध्यक्ष बोले तो अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। बात करते हैं इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष में आप जानते रहिएगा, पहले आपके जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है, गुलजारी लाल नंदा थे। और आपको पता है कि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के आए 2014 में, तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। कब परिवर्तन किया गया तो आप जानते रहिएगा, 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम योजना आयोग से हटा करके नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग जब हुआ तो इसके पूछे जाते अंतिम आपके कौन थे, तो अंतिम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बोले तो पीएम मोदी और उपाध्यक्ष बोले तो मोंटेक सिंह। अब याद रखिए इनका नाम मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्या नाम है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये आपके क्या थे, अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो ये आपके कुछ ऐसे हैं जो आपके पूछे गए हैं योजना आयोग से संबंधित। आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का सलाहकार संगठन कौन सा होता है, तो आप जानते रहिए भारत सरकार का सलाहकार संगठन योजना आयोग होता है। तो योजना आयोग की स्थापना मैंने आपको बता दिया, ये कैसी संस्था होती है तो मैंने आपको बताया, कार्य क्या होते हैं उसको मैंने आपको बताया, इसके कितने सदस्य होते हैं, पहला उपाध्यक्ष कौन था तो फर्स्ट आप जानते रहिए कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और आखिरी आपके कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आइए ऐसे समझते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना को कि पंचवर्षीय योजना अपनाए जाने का भारत सरकार का क्या रीजन रहा। पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता चलता है कि कोई योजना जो 5 सालों तक एक ही मुद्दे पर काम किया जाए। अब बात आती है कि भारत सरकार को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो पंचवर्षीय योजना को लाना पड़ा। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत के पास कुछ था नहीं विशेष, तो इसीलिए सबसे पहले कृषि पर जो है देखा गया कि हमारे यहाँ क्या है, गरीबी भुखमरी तो थी, उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवस्था थी, वो है क्या, कृषि। तो उन्होंने देखा था कि इसके पहले रसिया में जो है पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। उसमें उन्होंने देखा कि किसी योजना पर 5 वर्ष के जब आर्थिक मंदी आई थी, तो आर्थिक मंदी के समय में तो आपका क्या होता है कि धीरे धीरे रसिया ने अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना को लागू किया और धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना से ही उसने अपने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया था। तो उसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर भारत में भी पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो अब इन पंचवर्षीय योजना को आपके पेट के एग्जाम में स्पेशली मेंशन किया गया है, तो जो आपसे एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना के बारे में। आइए हम लोग पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम चलाई गई कब, 1951 से लेकर के कब तक चली, 1956। याद रखिएगा, इसके मॉडल को तैयार करने का काम किसने किया था, तो हैराल्ड डोमर ने किया था। ये किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराल्ड डोमर
कब इसकी शुरुआत किया गया? तो 1951 से 1956 तक। तो डेट से आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि भारत देश आजाद हुआ था तो उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी थी? तो कृषि की। तो कृषि पर क्या किया गया? बल दिया गया। कृषि पर बल दिया गया। अब जब कृषि पर बल दिया गया तो कृषि के विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, सार्वजनिक विकास कार्यक्रम। सार्वजनिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो आप जानते रहिएगा, 1952 ईस्वी। अब कृषि को पर बढ़ावा दिया जाएगा तो लोगों के बीच जागरूकता भी पैदा करना था। इसीलिए 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की शुरुआत किया गया। यानी इसको रेडियो पर भी किया गया और टीवी पर भी आया। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की शुरुआत पहले कृषि के मुद्दे पर आपके विविध भारती प्रस्तुत किया करता था, तो वैसे ही 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की शुरुआत किया गया। अब देखा गया ये कि जो कृषि है इसकी उपयोगिता को देखते हुए, क्योंकि कृषि आपका तभी हो सकती थी जब आपके पास क्या हो? जल के संसाधन। तो जल के संसाधन की पूर्ति के लिए कुछ बांध बनाए गए। जल के संसाधन की पूर्ति के लिए जैसे कुछ आपके बांध कौन कौन से थे? जैसे हीराकुंड बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी, कुछ बांधों को निर्माण किया गया। इसलिए किया गया कि ताकि आपका क्या हो सके, जो कृषि को आसानी के साथ जो इसका उद्देश्य है उसकी पूर्ति किया जा सके। तो याद रखिएगा कि इनका लक्ष्य एक रखा गया था 2.1। कितना परसेंट हो? 2.1% का प्रोग्रेस हो। लेकिन अचीव कितना किए? तो 3.6% इन्होंने अचीव किया था। और यह योजना पूर्ण रूप से सफल मानी गई। तो जब पैसा आ गया, पहली योजना में कृषि पूर्ण रूप से क्या हुई? जब सफल रही तो योजना को क्या किया गया? दूसरे पंचवर्षीय योजना में दूसरा उद्देश्य बनाया गया। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आइए देखते हैं। तो ये कब से कब चलाई गई? तो 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक चलाया गया। किस मॉडल पर आधारित था? तो आप जानते रहिए, मॉडल इसका पीसी महालनोबिस। ये याद रखिएगा जरूर, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये एक व्यक्ति थे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। अब इसका उद्देश्य क्या था? कि समाजवादी समाज की स्थापना करना, यानी लोगों के बीच एकता आ सके, यानी समानता आ सके, इसीलिए समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अभी मैंने आपको अर्थव्यवस्था में भी समझाया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा। तो समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया। समाजवादी आपका समाज कैसे, या समाजवादी का मतलब होता है समानता। समानता कैसे आएगी? तो समाज में समानता किस प्रकार आएगी? तो आप जानते हैं कि कृषि के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? उद्योग होना चाहिए। उद्योग लगेंगे तो लोगों के बीच क्या होगा? पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या होगा? पूंजी का निर्माण होगा।
तो कृषि पर तो बल ऑलरेडी दिया जा चुका है। ऐसा नहीं कि दोबारा कृषि नहीं की जा रही, कृषि तो लगभग हो ही रही। अब कृषि के साथ साथ जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे किस क्षेत्र में खर्चा किया जा रहा है? उद्योगों में। अब हुआ क्या कि कुछ लोगों के पास खेत नहीं थे, तो खेत नहीं रहेंगे तो उद्योग लगेंगे, तो उद्योगों में आपका क्या किया जाएगा? वहां पे लोग नौकरी करेंगे, तो नौकरी करेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा। इसी को देखते हुए सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य बनाया गया वो समाजवादी समाज की स्थापना करना और उसमें मुख्य उद्देश्य किस पर बल दिया गया? उद्योगों पर बल दिया गया। इसी उद्योगों पर बल देने के कारण कुछ आपके संयंत्र को स्थापित किया गया, यानी कुछ फैक्ट्रियां बनाई गई, जैसे भिलाई हुआ, राउरकेला हो गया, लोकोमोटिव हो गया, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, तेल रिफाइनरी के लिए। कुछ ऐसे थे जिनको कारखानों की क्या किया गया? स्थापना किया गया, ताकि जो है लोगों के बीच समानता आ सके। और ये लक्ष्य भी आपका कितना रखा गया था? लक्ष्य इसका 4.5% रखा गया था, और अचीव कितना किया? 4.1% अचीव किया था। तो ये भी योजना एक तरीके से पूर्ण रूप से क्या थी? सफल मानी गई। और क्या हुआ? लोगों के बीच पैसा आना शुरू हो गया, यानी पूंजी का निर्माण होना शुरू हो गया। आइए ऐसे ही देखते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना को। आइए हम लोग देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड प्लान। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से लेकर के 1966 तक चलाया गया। परंतु इसका उद्देश्य आप देखते रहिए। सबसे पहले उद्देश्य जानते हैं। उद्देश्य इसका रखा गया आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भरता, यानी लोग जो है आत्मनिर्भर हो सके, ऐसा तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। अब जब आत्मनिर्भर कैसे होंगे? क्योंकि कृषि का भी विकास हुआ, उद्योगों का भी विकास हुआ। अब क्या हुआ कि इस पंचवर्षीय योजना के ऊपर लोगों के पास पैसा आया था, तो पैसा का क्या करें? वो स्वतः प्रयोग करना सीखें कि कुछ उद्योगों को निर्माण करें, कुछ और क्षेत्र में लगाएं। इसीलिए इसका उद्देश्य क्या रखा गया? आत्मनिर्भर बनो, सब लोग आत्मनिर्भर बनो। तो हुआ क्या कि लेकिन ये योजना पूर्ण रूप से क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने का क्या कारण हुआ? कारण समझते हैं। तो कारण नंबर 1 आप जानते हैं कि 1962 ईस्वी में चाइना और भारत का युद्ध हो गया, चीन और भारत युद्ध। उसके बाद आप जानते हैं कि 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध हुआ। ये दो युद्ध लड़ने के पश्चात भारत की जो 10 सालों में जो अचीव किया गया था, कृषि को बढ़ावा दे करके और उद्योगों से जो पैसा आया था, पूंजी का निर्माण हुआ था, 2 युद्ध लड़ने में पूर्ण रूप से लगभग क्या हुए? अर्थव्यवस्था गिर गई। इसीलिए ये आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना फ्लॉप रही। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आप जानते रहिए, टेक ऑफ स्टेज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? टेक ऑफ स्टेज। ये आप याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना को टेक ऑफ स्टेज के नाम से जानते हैं? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को टेक ऑफ स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो हुआ क्या कि जब 1961 और 66 के बीच इसका लक्ष्य रखा गया, तो पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से फ्लॉप हुई। अब भारत के पास इतना संसाधन ही नहीं थे, इतनी पूंजी नहीं थी कि वो पुनः किसी पंचवर्षीय योजना पर कार्य कर सके। इसीलिए उसने क्या किया? 3 साल का अवकाश ले लिया। तो अवकाश आपका कब हो गया? तो आपका पहली बार अवकाश यानी योजनाओं को लागू नहीं किया गया, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। वो कब से कब तक? 1966 से लेकर के 1969 के बीच। आइए जानते हैं कि 1966 और 69 के बीच क्या आप भारत सरकार पूर्ण रूप से बैठी थी? नहीं। भारत सरकार के पास पूंजी नहीं तो पूंजी निर्माण करने की प्रक्रिया ढूंढ रही थी। आप जानते हैं कि कोई विदेश 2 साल 3 साल के अंतराल पे 2 युद्ध लड़ जाए, युद्ध लड़ जाने के पश्चात जो भी पूंजी थी खत्म हो गई, तो भारत की पहले वाली स्थिति पुनः आ गई थी।
जो स्थिति आपकी कब मिली थी? 1947 में, भारत देश के आजाद होने के बाद। तो हुआ क्या कि पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, तो उसने अवकाश ले लिया 3 साल के लिए, और इन्हीं अवकाश के बीच में एक प्लान किया गया जिसे बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन प्लान, या इसी को बोलते हैं आपके हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। और आप जानते हैं कि टेट के सिलेबस में आपका स्पेशली हरित क्रांति को डिनोट किया गया है। आइए हम लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि यह हरित क्रांति में हुआ क्या। हरित क्रांति या योजना अवकाश, योजना अवकाश। आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम योजना अवकाश कब लागू हुआ, तो आप सीधा बताइएगा 1966 से लेकर के 1969 के बीच। तो 1966 ईस्वी में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। अब हरित क्रांति से ही कुछ पता चलती है कि कोई ऐसी क्रांति आई जिसने क्या किया? हरियाली ला दिया। ऐसी क्रांति जिसने हरियाली लाया। तो याद रखिए कि इन हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति, भारत के पास इतनी ज्यादा पूंजी कम हो गई थी कि भारत में पुनः वही स्थिति, अकाल की स्थिति प्रकट हुई। तो भारत ने क्या किया? रसिया से गेहूं मांगा। रसिया ने क्या किया? सीधा भारत को देना ना पड़े तो उसने क्या किया कि सारे गेहूं को अपने समुद्र में जाकर के गिरवा दिया। भारत ने अमेरिका से भी मदद मांगा, अमेरिका ने भी उसकी मदद तो किया, लेकिन एक गेहूं ऐसा दिया गया कि जिससे आपका क्या घुन पड़ा होता है, जैसे ना कि उत्पादन ना हो। तो सरकार के पास क्या हुआ कि ये समस्या आई कि आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक व्यक्ति थे आपके MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये कृषि पर बहुत रिसर्च किए थे, और इनके एक फ्रेंड थे जिन्हें कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। क्या कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। इनके दोनों आपस में फ्रेंड थे, और दोनों की इनको भेजा गया जब पता चला कि भाई आपस में थोड़ी सी मित्रता है, तो भारत की तरफ से MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने दोनों ने इस पर काम करना शुरू किया और एक बीज बनाया, एक बीज तैयार किया गया, और उस बीज से पूरे भारत में गेहूं का उत्पादन, सरसों का उत्पादन बहुत तेजी के साथ हुआ, और जो समस्या हमारे यहाँ थी वो समस्या क्या हो गई? दूर हो गई। इसीलिए विश्व के अगर पूछा जाता है विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व स्तरीय पे अगर पूछा जाए तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत के हरित क्रांति के जनक आपके कौन है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब बात आई कि जो हरित क्रांति ये लागू हुई, ये किन क्षेत्रों पर हरित क्रांति आई? तो आप जानते हैं हरियाणा वाले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, पंजाब वाले, ये सब कृषि वर्ग के क्षेत्र होते हैं। तो इन क्षेत्रों पर आपके बहुत सारे किसानों को लाया गया, और लाने के पश्चात उनको वो बीज दिया गया, और बीज से उन्होंने पैदावार किया, जिससे पूरे भारत की लगभग स्थिति सुधर गई। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति कब आई थी, तो हरित क्रांति योजना अवकाश के समय आई थी, और कब? 1966 ईस्वी में आई थी। 66-67 ईस्वी में आया था, और इसके जनक कौन माने जाते हैं? स्वामीनाथन। विश्व का पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को।
आइए ऐसे हम लोग देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। आइए समझते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका रखा गया स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर होना या आत्मनिर्भरता। क्योंकि आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को रखा गया था, परंतु वह क्या थी, पूर्ण रूप से योजना फ्लॉप हो गई थी। इसीलिए इस बार आपके लक्ष्य को क्या रखा गया, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। क्योंकि हरित क्रांति के पश्चात कृषि में एक क्रांति आई। एक ऐसी क्रांति आई जिसने पूंजी का निर्माण कराया और भारत में गरीबी को दूर किया। तो अब क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बनाया गया कि स्थिरता के साथ आप क्या करिए, स्थिर होकर के अपना विकास करिए और स्वयं क्या बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो हुआ क्या कि इस योजना को लाया कब गया, तो 1969 से लेकर के 1974। तो जब स्थिरता के साथ विकास, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान जब लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ तो उसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्योंकि बैंकों की आवश्यकता हुई, क्योंकि लोगों के पास क्या हुआ, पूंजी का निर्माण हुआ। इसीलिए 14 बड़े बैंकों की क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, तो आप जानते रहिए 1969 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछता है क्योंकि आपका योजना अवकाश भी 1966 से 69 तक चलता है, और एक ऑप्शन आपका देता भी है कि योजना अवकाश। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 1969 को ही मार देते योजना अवकाश में। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसी के साथ आपका क्या हुआ कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए लागू हुआ परिवार नियोजन क्योंकि कृषि आई, तो कृषि आने के दौरान लोगों में क्या होगा, किया गया कि ताकि जो है लोड ना बढ़े, यानी कि जनसंख्या का दबाव ना पड़े। ऐसी स्थिति क्योंकि पुनः एक बार देखी गई थी, तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया। याद रखिएगा इस परिवार नियोजन के साथ साथ एक आपका योजना चलाई गई थी, ऑपरेशन फ्लड योजना आई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध से संबंधित है, या इसी को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड योजना कब आई, तो ऑपरेशन फ्लड योजना आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कहा जाता है कि जब वर्गीज कुरियन ने इसको बहुत सारी नस्लों की गायों को यहाँ पर लेकर के आए थे और उनसे ऑपरेशन फ्लड, यानी इतना ज्यादा फ्लड हुआ, इतना ज्यादा क्या हुआ, दुग्ध की बाढ़ आ जाना। क्योंकि गांव के जो लोग थे भारत में, भारत के लोगों में वैसे भी गाय को पालने की, भैंस को पालने की पहले से ही प्रथा, लोग पाला करते थे, लेकिन उस तरीके के दूध नहीं दे पाती थी। इसलिए संकरण के द्वारा वर्गीज कुरियन ने कुछ गायों को और कुछ भैंसों को क्या है नस्ल के रूप में लेकर के आए, और उससे क्या हुआ, पूरे भारत में दुग्ध की बाढ़ आ गई। इसीलिए इस योजना को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत का मतलब सफेद, और इसके जनक कौन माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में पॉइंट और याद रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और कब हुआ था, 1974 ईस्वी में।
किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। आइए हम लोग देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना को, और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका जो है लागू किया गया 1974 से लेकर के 1969 के 1974 से लेकर के 1979 तक चला। याद रखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप जानते रहिए, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। क्या थी? गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को दूर करना एवं आत्मनिर्भरता था। याद रखिएगा कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए। कैसे कार्यक्रम? तो सबसे पहले खाद्य वितरण प्रणाली शुरू किया गया। खाद्य वितरण प्रणाली शुरू हुआ। और साथ ही साथ 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। 20 सूत्री कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, दूसरा और आपका एक लागू किया गया काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज, ये कुछ ऐसी सेवाएं थी जो शुरू किया गया। लेकिन आप जानते रहिए ये योजना अपने समय के पहले ही समाप्त। समय के पहले समाप्त होने का क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं 1975 ईस्वी में लग गया क्या? आपातकाल। और आपातकाल लग जाने की वजह से ये योजना 1975 ईस्वी में ही समाप्त हो गई। जब आपातकाल लगती है तो इंदिरा गांधी की सरकार उसके बाद आप जानते हैं गिर जाती है। जब गिर जाती है तो होता क्या है कि नई पार्टी का गठन होता 1978-79 में। तो नई सरकार जो आती है वो योजना अवकाश के पंचवर्षीय योजना के जगह एक योजना लेकर के आती है, उसे कहते हैं अनवरत योजना। ये अनवरत योजना चलाती किसके सरकार में चलाई जाती है? तो वो पार्टी कौन सी होती है? जनता पार्टी। जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई की पार्टी होती है, उसके जरिए एक नई योजना शुरू की जाती है अनवरत योजना। किसके स्थान पर? पंचवर्षीय योजना के स्थान। याद रखिएगा अनवरत योजना का सबसे पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो एक व्यक्ति थे गुलनार मिर्डाल। क्या नाम था उनका? गुलनार मिर्डाल। इन्होंने अपने पुस्तक में इसका वर्णन किया था, यानी प्रतिपादन किया था। और लागू कराने का श्रेय आप जानते रहिए, इसे लागू किसने करवाया था? तो डीडी लकड़वाला ने लगवाया। क्या नाम था? डीडी लकड़वाला। आपसे पूछा जाता है डीडी लकड़वाला किससे संबंधित है? तो आप जानते रहिए डीडी लकड़वाला आपके अनवरत योजना से संबंधित है। तो हुआ क्या कि बाद में फिर सरकार फिर वापस चली जाती है, वापस गिर जाती है, तो पुनः आपका योजना अवकाश आ जाता है। योजना अवकाश 1 साल के लिए आ जाती है। वो कौन सी है? 1980। दोबारा आपका क्या आ जाता है? योजना अवकाश। तो याद रखिएगा अनवरत योजना के बारे में, इसको लागू कराने का श्रेय डीडी लकड़वाला को जाता है।
और यह किस पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया गया था? जनता पार्टी की द्वारा। और ये किसकी सरकार थी? तो आप जानते हैं मोरारजी देसाई की। ये गुणनार निर्धार थे, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्यों समय से आपसे पूछा जाए कि समय से पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे ज्यादा यहाँ से जरूरी क्या होता है? ये आपका उद्देश्य पूछा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता थी? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आइए हम लोग आगे ऐसे देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना को। छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। आप जानते हैं कि एक वर्ष के योजना अवकाश के बाद ये चलाया गया था 1980 से 1985 के बीच में। इसका उद्देश्य आप जानते रहिए, उद्देश्य आपसे पूछा जाता है। तो उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार। याद रखिएगा, उसमें गरीबी उन्मूलन एवं आपका क्या था? आत्मनिर्भरता। इसमें क्या है? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार है। और रोजगार को देने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। और पूंजी को देने के लिए एक बैंक की स्थापना किया गया जिसका नाम क्या था? नाबार्ड। और इसकी स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना आरबीआई ने किया ताकि लोगों को कृषि के लिए क्या मिल सके? पैसा मिल सके। तो ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। और छोटे लोगों को कुछ उद्योगों के लिए दिया गया एक बैंक की स्थापना किया गया इसी 1982 में, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया। तो आप इन दो फैक्ट को जरूर याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। आइए हम लोग पढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई? तो आप जानते रहिए 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक चला। और इसका उद्देश्य आप जानते रहिए, इसके उद्देश्य को बढ़ाया गया, जैसे आत्मनिर्भरता, रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या दर में कमी, समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना, इसका लक्ष्य आपका बहुत बड़ा रखा गया। यानी अभी तक जितने कार्य किए गए थे उन सबको लगभग इसमें क्या किया गया? समाहित कर दिया गया। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या? जब इतना बड़ा उद्देश्य था तो इतना बड़ा काम भी होना चाहिए था। तो सबसे पहले ये आपका क्या हो कि लोगों के बीच, मैंने बताया कि समाजवादी की स्थापना, आत्मनिर्भरता आए, लोग मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दे। इसीलिए 1988 ईस्वी में एक विभाग की स्थापना किया गया, सेबी की। तो आपसे पूछा जाता है कि सेबी की स्थापना कब किया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना।
अब सेबी क्या होता है, सेबी के बाद आपका एक कंपनी, एक विभाग की स्थापना किया गया, इरडा। ये सब क्या है, बीमा कंपनियों को देखती है। बीमा कंपनी जैसे आप भारतीय जीवन बीमा आपकी होती है, उसमें आप पैसा लगाते हैं, LIC कराते हैं, तो आपके क्या हो, पैसे को सेफ्टी रखने के लिए कुछ आपके आयोग बनाए जाते हैं, ताकि अगर पैसा आपका कभी डूबता है तो आप आयोग में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे ही इरडा भी क्या है, बीमा से संबंधित है, एक आयोग की स्थापना किया गया, बीमा से संबंधित विभाग। आपसे पूछा भी जाता है कि इरडा किससे संबंधित है, तो आप जानते रहिए इरडा संबंधित है बीमा से, यानी जब आप बीमा कोई कराते हैं तो उसकी देखभाल की शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, इरडा। तो इसकी भी स्थापना कब किया गया था, तो 1988 ईस्वी में। और ऐसे एक विभाग आप जानते रहिएगा ट्राई के बारे में। ट्राई के बारे में आप जानते रहिए, ये किस विभाग की, ये मोबाइल कंपनियों की जांच करती है। मोबाइल कंपनियां अपनी जो है मनमानी ना कर सके, इसीलिए इस विभाग की स्थापना किया गया। इस विभाग की स्थापना किया गया था ट्राई की, ताकि मोबाइल कंपनियां अपनी मनमानी ना कर सके। आप पे कितना चार्ज लगाना है, कितना कॉल दर लगाना है, सारा का सारा जो ब्यौरा होता है कंपनियों को किसको देना होता है, ट्राई को देना होता है। ऐसे ही एक विभाग की स्थापना किया गया था 1986 ईस्वी में, स्पीड पोस्ट सेवा। आपको कहीं पोस्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए, आज भी ये चलता है, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से। और कब किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था। तो आपके जनरली आप जानते रहिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना तक ही आपके क्वेश्चन बनते, और बाकी उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य पूछा गया है, लेकिन आपका उसके पहले आप जानते रहिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका आ जाता है योजना अवकाश। योजना अवकाश कितनी, ये दो आपका जानते रहिए। योजना अवकाश से कब आता है, 1990 से 1992 के बीच। और यहीं से आपकी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाती है, भूकंप आ जाता है एक तरीके का। और उद्योगों के साथ साथ लोगों को कई क्षेत्रों में खोल दिया जाता है। जैसे भारत ने सबसे पहले क्या किया था, आप जानते रहिए, बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया था। बंद अर्थव्यवस्था को अपनाने का आप जानते रहिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो आयात किया जाता है और ना ही आप निर्यात करते। किन्हीं दूसरे देशों से ना तो आप आयात करेंगे, ना तो आप निर्यात करते। तो 1992 ईस्वी में 90-92 की स्थिति में होता क्या है कि आपके बंद अर्थव्यवस्था की जगह खुली अर्थव्यवस्था को अपना लिया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था, और पूरे विश्व में भारत के लिए व्यवस्थाएं क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। और उस समय आप जानते हैं वित्त मंत्री कौन रहते हैं, मनमोहन सिंह जी रहते हैं। मनमोहन सिंह के द्वारा ये आइडिया प्रस्तुत किया जाता है, और उन्हीं के कहने पर बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। और आप जानते हैं इसी से आपकी कई कंपनियां आती हैं, नवरत्न कंपनियां आती हैं, महारत्न की कंपनियां आने लगती हैं। विदेशों से बहुत सारी कंपनियां भारत में आना शुरू कर देती हैं, और भारत में धीरे धीरे क्या होता है, इसकी शुरुआत से गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाती है, और लोग किसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, सेवा क्षेत्र की तरफ। तो आपके लिए ये कुछ आपके इम्पोर्टेंस आपके पंचवर्षीय योजनाएं थी। इसके बाद आपके क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके एक बार पूछा गया है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके 1 से लेकर के 7 तक पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये मैंने आपको आज के सेशन में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप तैयारी करते रहिए, करंट पर ध्यान देते रहिए, ताकि आपको मैंने जो वादा किया है 3 से 4 दिन में समय आपके, उस समय में मैं आपके कोर्स को 60 से 65% तक कवर करा सकूं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पेट ने इसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।